नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का सही से सदुपयोग कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर रहे होंगे। दोस्तों, सृष्टि आईएएस के एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 22वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्चुअली आज संविधान सीरीज की वीडियो आनी थी, लेकिन उसका स्टडी मटेरियल तैयार नहीं हो पाने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें टाइम लगता है और दूसरी बात मेरी तबीयत भी जो है पूरा स्वस्थ नहीं है, इसी वजह से आज मैं उस वीडियो को नहीं ले पाया। तो आइए आज के इस एग्जाम बूस्टर सीरीज को देखते हैं और जब ही वो मटेरियल तैयार हो जाती है तो मैं उस सीरीज़ का भी वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द आऊँगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को इन सभी वीडियो का पीडीएफ और डेली करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इस तरह के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। और पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टॉम्स रो जहांगीर के दरबार में आया था। दूसरा कथन कह रहा है कि झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी। तीसरा जो कथन है वो कह रहा है कि दीवान खास एक सार्वजनिक सभा हुआ करता था या सार्वजनिक सभा भवन हुआ करता था। चौथा कथन है कि शब बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। यहाँ पे आपको उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है उसका चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है कि 1 और 2 सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि 2 और 3 सही है। तीसरा जो सी कथन है वो कह रहा है कि 1 और 4 कथन सही है। और जो डी ऑप्शन है ये कह रहा है कि 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। और यहाँ दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, 1 और 4 सही है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन 1 है ये भी सही है, 4 भी सही है। 2 और 3 दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि झरोखा दर्शन की जो शुरुआत है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये शाहजहां ने नहीं बल्कि अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था झरोखा दर्शन की शुरुआत? अकबर के द्वारा। इसी प्रकार दीवान खास जो है एक सार्वजनिक सभा नहीं हुआ करता था, बल्कि दीवान खास एक जो है गोपनीय या आप बोल सकते हैं कि निजी सभा हुआ करती थी, जिसमें जो है गोपनीयता के आधार पर निर्णय लिया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ 2 और 3 जो ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए यहाँ 1 4 जो है सही कथन है, क्योंकि यहाँ सही कथन ढूंढना है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो टॉम्स रो जेम्स प्रथम का दूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। इस प्रकार कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बता दूं यहाँ की झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था, न कि दोस्तों जहांगीर ने किया था, जो कि आपने ऑप्शन में देखा, इसलिए कथन 2 गलत हो जाता है। इसी प्रकार दीवान खास में निजी सभाएं हुआ करती थी, जबकि वहाँ क्या कहा गया कि सार्वजनिक सभाएं, इसलिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा जो दीवान खास के संदर्भ में दिया गया है। साथ ही आपको बताऊं कि ये एक निजी सभाएं तो थी ही, साथ ही यहाँ गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, जबकि दीवान आम जो है एक सार्वजनिक सभा हुआ करता था दोस्तों। और ये जो है वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते थे वो जो है सार्वजनिक तरीके से लिया जाता था। इस प्रकार देखिए तो कथन 3 जो है वो भी गलत हो जाएगा। साथ ही शब बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है, इसलिए कथन 4 यहाँ सही हो जाता है। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर हम देखें तो इस क्वेश्चंस का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4 सही है, जबकि 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित थे। दूसरा है, कानूनगो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। तीसरा जो कथन है वो कह रहा है कि चौधरी राजस्व आलेख रखता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? यहाँ आपको गलत कथन ढूंढना है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। आपको यहाँ सही वाला ऑप्शन नहीं ढूंढना है, बल्कि कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है अर्थात सही नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसमें मैं बताऊं आपको सही नहीं है की बात हुई है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही नहीं है वो 2 और 3 है।
तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है यहाँ केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित था, ये बिल्कुल सही है। और हमें सही तो ढूंढना नहीं है, हमें गलत ढूंढना है। और ये दोनों जो ऑप्शन है 2, 3 गलत क्यों है? इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि जो कानूनगो है वो राजस्व का जो है आलेख रखता था और जो चौधरी है वो राजस्व का संग्रह करता था। अर्थात यहाँ क्या कर दिया है, उलट दिया है। ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था। यही तो मज़ा है दोस्तों यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वो चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप जो है उस क्वेश्चंस को गलत करके आ जाओगे। इसलिए अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चंस को कर लिया तो फिर भारत की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये ज़रूर जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन साथ ही अदर जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो मुगल काल में केंद्र प्रांतों अर्थात सूबों में तथा प्रांत सरकारों में एवं सरकारें जो हैं वो परगने में जो है बटी हुई थी, अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो परगना उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों द्वारा जो है वो किया जाता था। ये 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारी कौन हुआ करते थे? तो पहला था कानूनगो, इसका काम था राजस्व आलेख रखने का। और दूसरा है चौधरी, ये अधिकारी इनका काम था राजस्व संग्रह करने का, ये प्रभारी हुआ करता था, अर्थात ये राजस्व संग्रह करता था। जबकि आप ऑप्शन में देखेंगे तो कानूनगो को बताया गया है राजस्व संग्रह करने वाला, ठीक है, और चौधरी को बताया गया है राजस्व आलेख करने वाला। अर्थात यहाँ पे दोनों को उलट कर दे दिया है, इसलिए जो है ये कथन 2 और 3 जो है वो गलत हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ 2 आपने अधिकारी को देखा है, एक कानूनगो एक चौधरी, तीसरा अधिकारी हुआ करता था काजी। कौन हुआ करता था? काजी। तो इनका क्या काम था? ये जो करता था ये करता था आपका कानून से संबंधी कामों को। काजी एक तरह का जज के समान जो है वो उनके पास पावर होता था और ये कानून से संबंधित जो काम था वो करता था। तो कानूनगो, काजी और जो एक था वो तीसरा, ये 3 अधिकारी था दोस्तों उस समय में, जिनके द्वारा जो है स्थानीय प्रशासन की देखरेख की जाती थी। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर अगर हम कहें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा इनमें से सही नहीं है अर्थात गलत ऑप्शन है, तो यह है 2 और 3। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरकारों का जो संबंध है वो पूछ रहा है और ये किस काल की बात हो रही है? मुगल काल की। पहला ऑप्शन है कि क्या हरकारों का संबंध वित्त विभाग से था? दूसरा कह रहा है कि क्या इसका संबंध गुप्तचरी विभाग से था क्या? और तीसरा ऑप्शन है डाक विभाग से था इसका संबंध क्या? और चौथा या सैन्य विभाग से था। और आपको बताऊं इसका जो संबंध था हरकारों का, ये था दोस्तों डाक विभाग से, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। तो ये 2 नाम भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि कसीद या आपका जो है पथमार, इनका संबंध किससे था। यहाँ पे आपको हरकारों का संबंध पूछ लिया, वहाँ हो सकता है इसका नाम बदलकर कसीद और पथमार पूछ दे। तो आपको बताना है कि कसीद, पथमार और हरकार तीनों एक ही था और इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था दोस्तों डाक विभाग से, ठीक है। साथ ही आपको बताऊं तो बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के जो दल हैं वो दिन रात दौड़ते रहते थे। अर्थात जो ये संदेश को ले जाता था वो कैसे ले जाता था? बांस के डिब्बों में लपेट कर, और ये जो है कागज़ को लेकर दिन भर जो है, रात भर जो है इधर से उधर इस संदेश को पहुंचाने में जो है संलग्न रहता था। साथ ही आपको बता दूं कि सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना
तंत्रों से जुड़ा हुआ था और उस समय में डाक जो व्यवस्था है वो काफ़ी जो है विकसित था दोस्तों। यही वजह है कि इनको जो है अपने राज्यों पर नियंत्रण करने में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिला मुगल काल के सम्राटों को। इस प्रकार देखिए तो इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 3 का ऑप्शन सी, डाक विभाग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कथन 2 कह रहा है कि कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। और कथन 3 कह रहा है कि अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया था। अब आपको उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है का चुनाव करना है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। और यहाँ जो इसका उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 1 ऑप्शन भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ उपयुक्त सभी कथन सही है, क्योंकि मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की जो चौकियाँ है विशेषकर काबुल तथा कंधार पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जाए और इस नियंत्रण के द्वारा हिंदकुश की ओर से आ सकने वाले संभावित सभी खतरों से जो है बचा जा सके। यही वजह है कि वो इन पर जो है अपना अधिकार चाहते थे। साथ ही आपको बताऊं तो कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था और कंधार का जो किला नगर है वो आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। साथ ही 1595 में अकबर ने भी कंधार पर जो है दोस्तों अधिकार किया था। इस प्रकार देखें तो 1, 2 और 3 सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जेसुइट अर्थात सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि मुगल दरबार की यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। ऑप्शन जो 2 है यहाँ पे कथन वो कह रहा है कि पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं, एक बार फिर से आपको इन 2 कथनों को पढ़ना है और फिर जो है इनके आधार पर आपको तय करना है कि ये जो है जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 कथन सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई सही नहीं है दोस्तों। और यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, क्योंकि यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट अर्थात जीसस धर्म के प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से प्राप्त हुई। साथ ही आपको बता दूं यहाँ कि मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि मुगल दरबार में जो यूरोपीय विवरण हैं उनमें सबसे पुराने अगर वृत्तांत की बात करें तो ये कौन है दोस्तों, तो ये है जेसुइट वृत्तांत, सबसे पुराने वृत्तांत माने जाते हैं। साथ ही आपको बताऊं तो पुर्तगाली राजा भी जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का भाग था। इस प्रकार देखिए दोस्तों तो यहाँ इस व्याख्या के आधार पर हम 5वें प्रश्न के उत्तर के रूप में सी को पाते हैं, क्योंकि यहाँ 1, 2 जो है दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार और जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। ऑप्शन जो यहाँ कथन 2 है वो कह रहा है कि पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था। कथन 3 कह रहा है पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविना था। और जो कथन 4 है वो कह रहा है कि जेसुइट
विवरण मुगल काल के राज अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करता है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से मुगल दरबार और जेसुइट जो सोसाइटी ऑफ जीसस था उनके संदर्भ में कौन से कथन सही है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको सही कथन बताना है। और यहाँ जो सही कथन है दोस्तों ये है 2, 3 और 4। इस प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 2, 3, 4 सही है, जबकि 1 जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था और सर्वप्रथम अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था, न कि औरंगजेब ने। इस प्रकार देखें तो यहाँ पे औरंगजेब की जगह अकबर होना चाहिए था, क्योंकि अकबर ने जो है वो जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल कहाँ भेजा था, गोवा भेजा था, न कि औरंगजेब ने भेजा था। इसलिए कथन 1 दोस्तों गलत हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं तो पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1580 ईस्वी में जो है पहुंचा था और वहां 2 वर्ष रहा था, अतः कथन 2 सही है। लाहौर के दरबार में 2 शिष्टमंडल 1591 और 1595 ईस्वी में दोस्तों भेजे गए थे, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी जो है वो मुगल दरबार में 1580 ईस्वी में दोस्तों पहुंचा था। और फतेहपुर सिकरी है कहाँ, तो ये आगरा में है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो पहले जेसुइट शिष्टमंडल के नेता का नाम जो है वो पारदे रुडोल्फ एक्वाविना था, तो ये नाम भी याद रखिएगा। अतः कथन 3 भी सही है। जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जन जीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है, इसलिए कथन 4 भी सही है। इस प्रकार दोस्तों इस व्याख्या के आधार पर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो है 2, इसके बाद में आपका जो है दोस्तों 3 और 4, जबकि 1 जो है गलत है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि मैंने आपको बताया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं इस सीरीज का। अगला प्रश्न है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में अंतरधर्मीय वाद विवाद को आरंभ करवाया था। दूसरा कथन कह रहा है कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है अकबर के संदर्भ में। तो दोस्तों यहाँ सही कथन पूछा है और यहाँ जो सही कथन है वो 1 भी है, 2 भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इनके व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं इनके व्याख्या को देखने से पहले कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल बटन घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर के बटन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और अगर कोई त्रुटि आपको लगती है तो आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम वहाँ उनका सलूशन देने का भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ आपको बताऊं तो उपयुक्त दोनों कथन सही है दोस्तों, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर धर्म में जो वाद विवाद है, चर्चा है, उनको आरंभ किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। साथ ही आपको बताऊं तो अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका जो है प्रयोग किया। इस प्रकार देखिए तो इस व्याख्या के आधार पर यहाँ दोनों कथन सही हो जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन सी। आइए इस वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आलमगीर नामा, क्या नाम है? आलमगीर नामा का जो है आलमगीर नामा नामक जो ये रचना है दोस्तों, ग्रंथ है, उसकी रचना किसने किया था ये आपको बताना है। पहला है गुलबदन बेगम, दूसरा है मोहम्मद काजिम,
तीसरा है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी। और मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा मोहम्मद काजिम, क्योंकि आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम के द्वारा ही लिखा गया था। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्ष के इतिहास का संकलन आलमगीरनामा में जो है वो मिलता है और ये मोहम्मद काजिम के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि जो आलमगीरनामा है इनका रचना किसने किया, तो ये तो आपने जान लिया मोहम्मद काजिम ने। लेकिन आपसे कई बार ये भी पूछ सकता है कि आलमगीरनामा में जो है किसके शासनकाल या राजकाज का जो है 10 वर्षों का इतिहास है, तो यह है औरंगजेब के शासनकाल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए इस प्रकार देखते हैं तो हम इस व्याख्या के आधार पर कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद काजिम है। और अगला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का, और ये है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी। मुगल काल में क्या ये किया जाता था या नहीं किया जाता था, ये आप लोग बताइए। साथ ही ये दूसरा कथन कह रहा है कि मक्का भारत में ब्रिटिश लाए थे। क्या मक्का को वास्तव में भारत में ब्रिटिश ने लाया था क्या, ये आप लोग विचार करके बताइए। और फिर इन दोनों कथन को देखने के बाद आप बताइए कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा या से सही कथन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सही नहीं है अर्थात गलत कथन ढूंढना है, ना कि सही कथन ढूंढना है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको जो गलत कथन है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, अर्थात जो कथन 2 है मक्का भारत में ब्रिटिश ने लाया था, ये कथन गलत है। क्योंकि मक्का की अगर बात करें भारत में लाने का दोस्तों, तो अफ्रीका व स्पेन से होता हुआ ये जो है भारत आया था, न कि इसे जो है ये ब्रिटिश ने लाया था, ठीक है। तो इसलिए कथन 2 जो है दोस्तों ये क्या है, गलत है। और यहाँ में गलत कथन ही ढूंढना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि मक्का भारत में ब्रिटिश ने नहीं लाया था, ठीक है। साथ ही तिलहनी और दलहनी फसल की गणना जो है दोस्तों मुगल काल में जो है नकदी फसल के रूप में किया जाता था। जैसे आज के डेट में आप कपास, कॉफ़ी, गन्ना, इन सब फसलों को हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है ये सही है, लेकिन यहाँ में सही नहीं गलत ढूंढना था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना मुगल काल में नकदी फसलों के रूप में की जाती थी, इसलिए कथन 1 सही है। साथ ही जब मक्का की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मक्का जो है ये आपका अफ्रीका व स्पेन के रास्ते भारत आया और 17वीं सदी, ध्यान रखिएगा कब की बात है, 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। अतः कथन 2 बिल्कुल गलत है। इसलिए इस व्याख्या के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से दोस्तों आज के इस सेशन में हमने कुल 9 प्रश्नों को देखा और उनका काफ़ी डिटेल में विश्लेषण किया और उससे सॉल्व करने के जो तरीके हैं उनको जाना। तो आज के इस सीरीज में मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चंस ही ले पाया था दोस्तों। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप अपना धैर्य बना कर रखिए और इस सीरीज के तहत पहले के भी जितने वीडियो हैं सबको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा है। इसलिए आप लोग रेगुलर इनको देखिए, साथ ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही इस चैनल पर जो एक और सीरीज चलता है संविधान सीरीज, उनको भी ज़रूर देखिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको संविधान से आने वाली जो भी प्रश्न है वो किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर आप उस सीरीज का भी कंटिन्यूसली जो है उनको वॉच करते हैं। तो आज के इस सीरीज को हम, इस वीडियो को हम, इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों। और जब तक मैं नया सेशन लेकर आता हूं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके घर से नहीं निकलिए। अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा का जो है दायित्व आपके ऊपर है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।